3. अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 3.1 MSMES के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम MCGS फॉर MSMES। सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े MSMES को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि सरकार ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। MSMES के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। गारंटी कवरेज MCGS MSME के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों MLIS को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है। NCGTC भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। सदस्य ऋणदाता संस्थानों में शामिल हैं वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs और अन्य वित्तीय संस्थान जो इस योजना के तहत NCGTC के पास पंजीकृत हैं। ऋण लेने के लिए पात्रता MSME के पास उद्यम पोर्टल का वैध पंजीकरण होना चाहिए। ऋण आवेदक के पास पहले से किसी बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA नहीं होनी चाहिए। ऋण आवेदक को परियोजना लागत का कम से कम 75% उपकरण मशीनरी पर खर्च करना होगा। योजना की अवधि यह 4 साल तक उपलब्ध होगी या 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक चलती रहेगी, इनमें जो भी पहले हो। पुनर्भुगतान हेतु शर्तें 50 करोड़ रुपए तक के ऋण, ऐसे ऋण को 8 साल में चुकाना होगा। पहले 2 साल तक मूलधन की किस्तें नहीं देनी होंगी, मॉरेटोरियम, सिर्फ ब्याज चुकाना होगा। 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण, इसका पुनर्भुगतान लंबी अवधि में किया जा सकता है तथा मूलधन की किस्तें चुकाने पर कुछ अवधि के लिए छूट देने मॉरेटोरियम पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में MSMES के लिए घोषित अन्य प्रमुख उपाय। MSMES के वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया। MSMES में मौजूदा निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को 2 गुना निर्धारित किया गया है। ऋण सुविधा का विस्तार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण लेने वालों के लिए गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया गया है। अच्छे प्रदर्शन वाले निर्यातक MSMES को 20 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन गारंटी कवर मिलेगा। कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप्स की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। पहली बार उद्यमी बनी 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। भारत के लिए MSMES का महत्व। GDP में योगदान। MSME क्षेत्र देश की GDP में लगभग 30% और देश के विनिर्माण उत्पादन में 36% का योगदान देता है। रोजगार। भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMES हैं, जिनमें लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। MSMES भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी को कम करता है। MSMES गांवों में कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार देते हैं, जिससे छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या कम होती है। छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वह स्थिति है जिसमें किसी आर्थिक गतिविधि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। इसे श्रम संचय, लेबर होर्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। ग्रामीण विकास। भारत में कुल MSMES में से लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये कुल रोजगार का 45% प्रदान करते हैं, जिससे गांवों में आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। MSMES के समक्ष चुनौतियां। वित्तीय समस्याएं। अधिकतर MSMES अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। डॉक्यूमेंट्स, जानकारी नहीं होने के कारण ऋण चुकाने की उनकी क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता है। साथ ही अधिकतर MSMES के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती। इन सब वजहों से MSMES को बैंकों से ऋण लेना कठिन हो जाता है। अवसंरचना संबंधी समस्याएं। खराब सड़कें, अनियमित बिजली आपूर्ति और डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण MSMES के लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो जाता है। बेची गई वस्तुओं के बदले भुगतान प्राप्ति में देरी। कई MSMES सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। हालांकि उन्हें कई बार इसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे उनके पास नकदी की कमी हो जाती है। इस वजह से
कार्यशील पूंजी नहीं होने से व्यवसाय जारी रखना मुश्किल हो जाता है। अधिक नियमों के पालन का बोझ, जटिल कर प्रक्रिया, जटिल श्रम कानून और बार बार बदलती नीतियों के कारण उनके लिए व्यवसाय चलाते रहना कठिन हो जाता है। नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग, अक्सर ये देखा जाता है कि एमएसएमईएस नई तकनीक अपनाने में देरी करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आती है। निर्यात से जुड़ी समस्याएं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा तथा भारतीय एमएसएमईएस द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) रिपोर्टिंग नहीं करने जैसी वजहों से निर्यात में उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। एमएसएमईएस के लिए शुरू की गई पहलें। व्यापार समर्थन और विपणन टीम पहल। यह पहल ई-टेलिंग तैयार करने, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग में सहायता करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। पीएम विश्वकर्मा, इसके तहत हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 प्रकार के व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत निधि योजना, यह योजना केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू की है। इसके तहत उन एमएसएमईएस को इक्विटी फंडिंग प्रदान की जाती है जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता और विस्तार की संभावना होती है। सार्वजनिक खरीद नीति, इसके तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी जरूरत की कुल वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों एमएसईएस से करना अनिवार्य है। रैंप योजना, यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य एमएसएमईएस को बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। उद्यम सहायता मंच 2023, इसे अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए स्थापित किया गया है। इससे उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (NIMSME), यह उद्योग के विस्तार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आगे की राह। नीतिगत समर्थन, सरकार को एमएसएमईएस की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुकूल और सहायक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों में कर छूट और अवसंरचना विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एमएसएमईएस को तेजी से बदलते कारोबारी माहौल के अनुसार सर्वोत्तम व्यावसायिक पद्धतियों बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, एमएसएमईएस की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स और ई-कॉमर्स साइट से प्राप्त डेटा का उपयोग करना चाहिए। इससे एमएसएमईएस को तेजी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नई प्रौद्योगिकी अपनाना और डिजिटलीकरण, एमएसएमईएस को डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और उद्योग 4.0 से जुड़ी प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बाजार तक पहुंच और विस्तार, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमईएस भागीदारी को अधिकतम बनाना चाहिए। उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए तथा B2B नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। नियमों रेगुलेशन को आसान बनाना, नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को कम करने, नियमों के पालन की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCS) के साथ एकीकरण, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने से एमएसएमईएस उन उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होंगे जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक मांग है। एमएसएमईएस क्लस्टर्स के गठन को बढ़ावा देना, ऐसे क्लस्टर्स के गठन से एमएसएमईएस के बीच सहयोग, संसाधनों को साझा करने और सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 3.2 राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, NCMM). सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। NCMM के बारे में शुरुआत। केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। मुख्य उद्देश्य देश और विदेशों में खनिज प्राप्ति सुनिश्चित करके भारत की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना, अर्थात इन खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। कवरेज, इस मिशन में मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल होंगे, जैसे कि खनिजों की खोज, खनन, उन्हें लाभकारी या उपयोगी बनाना, बेनिफिकेशन, प्रोसेसिंग और उत्पादन के अनुपयोगी हो जाने पर उनसे उपयोगी सामग्रियों की रिकवरी। मुख्य विशेषताएं, इस मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा माइन ओवरबर्डन और माइन टेलिंग्स से इन खनिजों की प्राप्ति को बढ़ाया जाएगा। खनिज अयस्क तक पहुंचने के लिए हटाई गई चट्टान या मिट्टी की परत को ओवरबर्डन कहा जाता है, जबकि टेलिंग्स का मतलब है अयस्क से मूल्यवान सामग्री निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष।
इसमें खनिज के अंश होते हैं। इस मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक विनियामक मंजूरी प्रक्रिया स्थापित करना है। यह मिशन भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में क्रिटिकल मिनरल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और खनिज संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस मिशन से देश के भीतर क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार विकसित करने को बढ़ावा मिलेगा। इसमें खनिज प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है। यह मिशन अपतटीय क्षेत्रों यानी महासागर में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल के खनन को भी बढ़ावा देगा। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल में कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज पाए जाते हैं। गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिकार प्राप्त समिति क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी अलग अलग गतिविधियों में समन्वय का कार्य करेगी। केंद्रीय खान मंत्रालय इस मिशन का प्रशासनिक मंत्रालय होगा। नोट: यह मिशन पूरी सरकार आधारित अप्रोच के तहत लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में परिभाषा। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इन खनिजों की सीमित उपलब्धता या विश्व के कुछ चुनिंदा भौगोलिक स्थानों पर ही इनके भंडार, खनन या प्रोसेसिंग होने से इनकी निरंतर आपूर्ति पर खतरा बना रहता है। प्रायः इनकी आपूर्ति बाधित होने का डर बना रहता है। आर्थिक महत्व जोड़ आपूर्ति पर खतरा इक्वल्स खनिजों की क्रिटिकलिटी या महत्व। भारत सरकार ने देश के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की है। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, फॉस्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं। वर्तमान में भारत क्रिटिकल मिनरल्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व पर्यावरण की दृष्टि से ये सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के विकास के लिए जरूरी हैं। ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के लिए भी आवश्यक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए भी बेहद आवश्यक हैं, जैसे मिसाइल प्रणाली, एरोस्पेस, संचार तकनीक और उन्नत रक्षा उपकरणों के विकास में। आर्थिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को तेजी से अपनाने के लिए लिथियम आधारित बैटरी की जरूरत होती है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और संचार उपकरणों में उपयोग होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी ये आवश्यक हैं। भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने की राह में बाधाएं। देश में बहुत कम भंडार। भारत में कई क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार या तो उपलब्ध नहीं हैं या बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, निकल, लिथियम और नियोडीमियम जैसे खनिजों का उत्पादन देश में बहुत सीमित है। क्रिटिकल मिनरल्स की खोज से जुड़ी चुनौतियां। कई खनिज अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं। इनके लिए उन्नत तकनीक और बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम के अनुमानित भंडार हैं, लेकिन उनका दोहन कठिन है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। इन खनिजों का उत्पादन और प्रोसेसिंग कुछ ही देशों में केंद्रित है। उदाहरण के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लगभग 60% उत्पादन और 85% प्रोसेसिंग चीन में होती है। 2024 में चीन ने कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाया, जिससे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई। कांगो विश्व का लगभग 70% कोबाल्ट उत्पादन करता है, लेकिन वहां राजनीतिक अस्थिरता के कारण जोखिम बना रहता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। खनन और प्रोसेसिंग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे स्थानीय लोगों का विरोध भी बढ़ता है। आइरीना की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 54% खनिज भंडार आदिवासी क्षेत्रों में हैं। रीसाइक्लिंग अवसंरचना का अभाव। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी अभी शुरुआती चरण में है। देश में रीसाइक्लिंग क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है। यह विषय भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, हरित विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति हेतु शुरू की गई अन्य पहलें। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। ये क्रिटिकल मिनरल्स के संरचनात्मक तरीके से खोज और खनन को बढ़ावा देती है। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार ने अधिकतर क्रिटिकल मिनरल्स पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उत्पादन से संबंधित पहलें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण EGSI। यह लिथियम,
रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए बड़े पैमाने पर गतिविधियां संचालित करता है। लिथियम भंडार की खोज 2023 जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं। रणनीतिक खनिज भंडार स्ट्रैटेजिक मिनरल्स रिजर्व सरकार लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रणनीतिक भंडार स्थापित करने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार समझौते। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कबिल यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसे 2019 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने गठित किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। कबिल अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खनिज प्राप्ति में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। मिनरल सुरक्षा साझेदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये समूह अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा है। भारत 2023 में इसमें शामिल हुआ। इसका उद्देश्य देश के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत क्रिटिकल मिनरल्स की लंबे समय तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय कर सकता है? देश में क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन बढ़ाना। अधिक निजी निवेश आकर्षित करने के लिए खनिज क्षेत्र के आवंटन की वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए, जैसे खनिजों की खोज करने वाली कंपनियों को खनन का अधिकार देना। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक्सप्लोरेशन तकनीकों आदि में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना चाहिए। घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करना। प्रोसेसिंग सुविधाओं में निवेश करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट और अन्य नीतिगत सहायता दी जानी चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जा सकते हैं। वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता। आयात सुनिश्चित करने के लिए खनिज संसाधन संपन्न देशों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। व्यापक क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति तैयार करना। यह रणनीति आपूर्ति से जुड़े जोखिम, घरेलू नीतियों और स्थिरता से जुड़ी प्राथमिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करे। अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग का समय समय पर विस्तृत आकलन करना चाहिए। आधुनिक ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए और इसके बारे में जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। एक से अधिक देशों से आयात करने की नीति अपनानी चाहिए। राज्य सरकार की भूमिका। खनन क्षेत्रों के पास परिवहन, बिजली और भंडारण जैसी अवसंरचनाओं का विकास करना चाहिए। निष्कर्ष। भारत की आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। देश में इनके खनन, रिफाइनिंग और रिसाइक्लिंग को बढ़ाने के साथ साथ प्रभावी राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षित हो सके। नोट: खनिज सुरक्षा साझेदारी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.8 देखें। 3.2.1 प्रमुख एवं लघु खनिज मेजर एंड माइनर मिनरल्स। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय खान मंत्रालय ने बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल किया है। अन्य संबंधित तथ्य। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी थी। इसके बाद खान मंत्रालय ने खनिजों का पुनर्वर्गीकरण किया है। खनिजों का पुनर्वर्गीकरण डॉक्टर V.K. सारस्वत की अध्यक्षता वाली एक अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर आधारित है। खनिजों के पुनर्वर्गीकरण का कारण। लघु खनिजों को प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिन चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं उनमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी मिलते हैं। साथ ही ये खनिज कई हाईटेक उद्योगों में उपयोग होते हैं। खनन मंत्रालय के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पेग्माटाइट चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक की प्राप्ति। ये खनिज पेग्माटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं, जिनमें बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। पहले जब क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक को लघु खनिज के रूप में पट्टे पर दिया जाता था तो पट्टाधारक क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं देते थे और न ही उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे। बैराइट और इसका औद्योगिक महत्व। बैराइट अक्सर चूना पत्थर, लाइमस्टोन और डोलोस्टोन में कंक्रीट और वैन फिलिंग्स के रूप में पाया जाता है। साथ ही ये एंटीमनी, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, मैंगनीज और चांदी के अयस्कों में भी पाया जाता है। बैराइट का उपयोग अलग अलग औद्योगिक कार्यों में होता है। इसका उपयोग ऑयल और गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी स्क्रीन, रबर, कांच, सिरेमिक, पेंट, एक्सरे उत्सर्जन को रोकने, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण आदि में किया जाता है। खनिजों के पुनर्वर्गीकरण के मुख्य लाभ। खनिज खोज का विस्तार और वैज्ञानिक खनन।
लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज व्यवस्थित रूप से की जा सकेगी और उनका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। एनर्जी ट्रांजिशन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता में सुधार करके स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों को सहायता मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र को अधिक लाभ। प्रभावी खनन से बैराइट के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे उद्योगों के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। पट्टा, लीज का विस्तार एवं बेहतर वित्तपोषण। अब खनन पट्टा 50 वर्षों के लिए दिया जाएगा, जिससे वित्तपोषण सुनिश्चित होगा। प्रमुख एवं लघु खनिजों के बारे में। खनिज प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कार्बनिक, ऑर्गेनिक या अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक रूप में उत्पन्न होते हैं। इनमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। ये खनिज चट्टानों और अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन MMDR अधिनियम 1957 के तहत खनिजों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स और लघु खनिज माइनर मिनरल्स। लघु खनिज उन खनिजों को संदर्भित करता है जो भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत। इसके अलावा इसमें साधारण रेत और वे अन्य खनिज शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार लघु खनिज के रूप में अधिसूचित करती है। प्रमुख खनिज में वे सभी खनिज शामिल होते हैं जो लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। प्रमुख खनिजों के उदाहरण हैं कोयला, लोहा, जस्ता, चूना पत्थर आदि। खनिजों के लिए शासन फ्रेमवर्क। खनिजों के विनियमन के लिए कानूनी व्यवस्था। MMDR अधिनियम 1957 खनन क्षेत्र को प्रशासित करने वाला प्राथमिक कानून है। हालांकि इस अधिनियम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल नहीं किया गया है। खनिजों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने कुछ अतिरिक्त नियम बनाए हैं। इनमें कुछ नियम निम्नलिखित हैं। खनिज रियायत नियम 1960। इसमें परमाणु और लघु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों के लिए परमिट, लाइसेंसिंग और पट्टा लीज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 1988। ये कानून खनिजों का संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करता है। खनिजों के विनियमन में राज्य सरकारों की भूमिका। MMDR अधिनियम 1957 की धारा 15। ये धारा राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा 23C। यह धारा राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने का अधिकार देती है। 2015 में संशोधित MMDR अधिनियम की धारा 9B। यह धारा राज्य सरकारों को खनन कार्य से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित करने का अधिकार देती है। 3.3 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना सुर्खियों में क्यों? वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDKY शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDKY के बारे में कवरेज। इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। जिलों का चयन 3 मुख्य मानकों के आधार पर किया जाएगा। इन मानकों में शामिल हैं निम्न: फसल उत्पादकता, सामान्य फसल या शस्य गहनता और औसत से कम कृषि ऋण वितरण। फसल या शस्य गहनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी यह बताती है कि किसी खेत का कितना प्रभावी तरीके से उपयोग हो रहा है। इसे इस आधार पर मापा जाता है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कितनी बार फसलें उगाई जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 2021-22 में फसल गहनता 155% दर्ज की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित PMDKY आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP की तर्ज पर बनाई गई है। गौरतलब है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी। परिचय। केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए अलग से धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है। कार्यान्वयन रणनीति। योजना राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके कार्यान्वयन में पहले से चल रही योजनाओं का भी लाभ कन्वर्जेंस उठाया जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार देने और समग्र आर्थिक विकास में इसकी अहम भूमिका है। कृषि उत्पादन और उपज। वित्त वर्ष 2023 में भारत में कुल कृषि उत्पादन 329.7 मिलियन टन रहा। हालांकि इसके बावजूद चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तुलना में अधिकांश फसलों में कृषि उपज काफी कम है।
उदाहरण, भारत में चावल की औसत उपज 2191 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत 3026 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारत में गेहूं की औसत उपज 2750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत 3289 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है। भारत में निम्न कृषि उपज के मुख्य कारण: लघु और खंडित भूमि जोत। नाबार्ड के मुताबिक 2021-22 में भारत में औसत भूमि जोतों का आकार केवल 0.74 हेक्टेयर था। खेत जोत का आकार छोटा होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जोतों के विखंडन से मशीनों का उपयोग करना और सिंचाई कार्य मुश्किल हो जाता है। इससे कुल उत्पादकता में गिरावट आती है। मानसून पर निर्भरता। भारत की लगभग 51% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। इसमें सूखे व अनियमित वर्षा के दौरान कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा रहता है। सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था। देश में कुल बुवाई योग्य भूमि का लगभग 48.65% हिस्सा अभी भी असिंचित है। यह अनुमान है कि देश की पूरी सिंचाई क्षमता हासिल करने के बाद भी 40% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहेगी। आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग। उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक और उन्नत मशीनरी सभी को उपलब्ध नहीं होने से कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। मृदा क्षरण और रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मृदा अपरदन, लवणता और जैविक पदार्थों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आती है। ऋण और निवेश की कमी। देश में लगभग 12.56 करोड़ लघु और सीमांत किसान हैं। इनमें से मुश्किल से 20% किसानों को ही बैंकों से ऋण प्राप्त हो पाता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु शुरू की गई पहलें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), इसकी शुरुआत 2007-08 में की गई थी। इसका उद्देश्य चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और पोषक अनाजों न्यूट्री सीरियल्स के उत्पादन को स्थायी तरीके से बढ़ाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 है। इस योजना में सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने के लिए हर खेत को पानी और जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए प्रति बूंद अधिक फसल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह केंद्र क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को आय सहायता के रूप में हर साल 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। कृषि अवसंरचना निधि 2020-21, इसके जरिए किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यावधि से दीर्घावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि। सरकार ने 2018-19 में सभी खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की। इसमें किसानों को उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत पर कम से कम 50% रिटर्न दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। 2019 में KCC योजना का विस्तार करते हुए इसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, इसका उद्देश्य फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवर प्रदान करना, किसानों के आय अर्जन को जारी रखना और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति 2010, यह नीति नाइट्रोजन ऑन N, फास्फोरस P और पोटाश के उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। निष्कर्ष: भारत में खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों, मशीनीकरण, उच्च उपज वाले बीज और सतत कृषि के तरीकों को बढ़ावा देकर भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बाजार तक आसान पहुंच, वित्तीय सहायता और किसानों को सही प्रशिक्षण देने से भी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में उच्च पैदावार और अधिक मजबूत कृषि इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की ओर से नीतिगत समर्थन, इनोवेशन और ग्रामीण अवसंरचना के विकास का एकीकरण जरूरी है। 3.4 मखाना सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की विकास यात्रा के लिए कृषि को पहला इंजन बनाने के तहत बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। अन्य संबंधित तथ्य: मखाना बोर्ड का गठन मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और विपणन में सुधार के लिए किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिलाने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड मखाना किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। बजट आवंटन 100 करोड़ रुपए।
यह बोर्ड मखाना की खेती से जुड़े किसानों को किसान उत्पादक संगठनों FPOs से जोड़ने में मदद करेगा। इससे मखाना से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाने और किसानों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। मखाना के बारे में, फॉक्सनट को आमतौर पर मखाना कहा जाता है। यह जलीय पुष्प फसल है। इसका वानस्पतिक नाम यूरियल फेरॉक्स है। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है। मखाना को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। मखाना की खेती शांत बारहमासी जल स्रोतों, तालाबों, झीलों, गढ़ों, ऑक्सबो लेक्स, दलदली और 4-6 फीट की गहराई वाले क्षेत्रों में की जाती है। मखाना की पहचान अब सुपरफूड के रूप में की जाने लगी है। खेती के लिए आदर्श जलवायु दशाएं तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, सापेक्ष आर्द्रता 50% से 90% वार्षिक वर्षा, 100 से 250 सेंटीमीटर मृदा, चिकनी दोमट मृदा। मखाना को पूर्वी एशिया और चीन का स्थानिक एंडेमिक माना जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक मखाना उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में देश का लगभग 90% मखाना उत्पादित होता है। अन्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि। हालांकि इसका वाणिज्यिक उत्पादन केवल कुछ राज्यों द्वारा ही किया जाता है। अन्य देश मखाना नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान, रूस और कोरिया में भी उगाया जाता है। बहुगुणकारी मखाना। पोषण, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की प्रचुरता। स्वास्थ्यवर्धक, पाचन क्षमता और अच्छी सेहत के लिए उपयोगी। आर्थिक प्रभाव, किसानों की आय और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण। पर्यावरण पर प्रभाव, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करता है। औद्योगिक उपयोग, इसके रेशों का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों में किया जाता है। अन्य उपयोग, पशुधन चारा में उपयोग होता है। मखाना से कई धार्मिक प्रथाएं भी जुड़ी हुई हैं। मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा, बिहार। इसे 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये मखाना प्रोसेसिंग गतिविधियों को बढ़ावा देता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP, बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में मखाना किंग को ODOP के तहत मान्यता दी गई है। GI टैग 2022 में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक और GI का दर्जा प्रदान किया गया। मखाना की खेती में चुनौतियां। निम्न उत्पादकता, किसान मखाना की खेती पारंपरिक तरीकों से कर रहे हैं, जिसके कारण वे प्रति हेक्टेयर 1.7-1.9 टन मखाना उत्पादित कर रहे हैं। वहीं आधुनिक तकनीकों से मखाना का 3-3.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन संभव है। मखाना की प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना की कमी। बिहार में मूल प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या कम है। इसके चलते किसानों को कच्चा मखाना अक्सर बिचौलियों को बेचना पड़ता है। बड़ी कंपनियों की कमी के चलते स्थानीय स्तर पर मखाना का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। निर्यात से जुड़ी समस्याएं। कई सर्टिफिकेशन और स्वच्छता प्रमाणन की आवश्यकता होती है, जैसे वैश्विक गुणवत्ता मानकों के कारण मखाना का अधिक निर्यात नहीं हो पाता है। वर्तमान में बिहार का केवल 2% मखाना ही अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाजार से जुड़ी समस्याएं। बाजार में मखाना बेचने के लिए संगठित मार्केटिंग चैन का अभाव है। ज्यादातर किसान बिचौलियों को कम कीमत पर मखाना बेचने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें कम मुनाफा मिलता है। किसानों के पास जानकारी की कमी। मखाना उगाने वाले अधिकांश किसान सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में नहीं जानते हैं। अन्य समस्याएं। मखाना उगाने वाले जल स्रोतों में जल प्रवाह प्रबंधन की कमी, बेहतर गुणवत्ता वाले टूल्स और संबंधित सहायक टूल्स का अभाव, बेहतर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं नहीं होना आदि अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। निष्कर्ष। मखाना बोर्ड की स्थापना भारत में मखाना की खेती को संगठित तरीके से बढ़ावा देने, अनुसंधान करने और वाणिज्यिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बोर्ड पारंपरिक खेती की कमजोरियों, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और विश्व के बाजारों तक नहीं पहुंचने जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा। मखाना को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी सुपरफूड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकारी पहलों के साथ साथ वैज्ञानिक खेती पद्धतियां न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाएंगी, बल्कि मखाना को भारत के कृषि निर्यात में एक प्रमुख उत्पाद के रूप में भी स्थापित करने में मदद करेंगी। 3.5 कपास उत्पादकता मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई। कपास उत्पादकता मिशन के बारे में। ये 5 वर्षीय मिशन है। इसके उद्देश्य हैं
कपास की उत्पादकता और उत्पादन स्थिरता में सुधार करना तथा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS वाली कपास की किस्मों के उत्पादन को बढ़ाना। क्रियान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। यह मंत्रालय कपास उत्पादकों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह सरकार के समग्र 5F विजन के अनुरूप है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने तथा भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र को कायाकल्प करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह आयात पर निर्भरता को कम करने तथा भारत के वस्त्र क्षेत्र को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में 80% भागीदारी MSME क्षेत्र की है। कपास मिशन की आवश्यकता क्यों है? उत्पादकता में वृद्धि नहीं होना। कपास की उत्पादकता 2023-24 में 435 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और 2024-25 में भी लगभग समान 447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्तर पर बनी रही। इस तरह उत्पादकता बढ़ नहीं रही है। वर्षा निर्भरित फसल। भारत में विशेष रूप से मध्य और दक्षिणी राज्यों में अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। लगभग 67% कपास उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और 33% उत्पादन सिंचित भूमि पर होता है। कीटों का हमला। कपास की फसल पर कीटों के हमले और बीमारियों के संक्रमण का खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए गुलाबी सुंडी, पिंक बॉलवर्म, व्हाइट फ्लाई आदि कीट कपास की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव। कपास की कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है। इसके बाजार की अवसंरचना भी विकसित नहीं है। साथ ही कपास निर्यात नीति में भी स्पष्टता का अभाव है। स्टेपल कॉटन फाइबर के बारे में। स्टेपल एकल कॉटन फाइबर होता है। स्टेपल की लंबाई के आधार पर कॉटन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वेरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन 21 मिलीमीटर mm। शॉर्ट स्टेपल कॉटन ग्रेटर देन 22 मिलीमीटर और लेस देन 25 मिलीमीटर्स। मीडियम स्टेपल कॉटन ग्रेटर देन 26 मिलीमीटर और लेस देन 28 मिलीमीटर्स। लॉन्ग स्टेपल कॉटन ग्रेटर देन 29 मिलीमीटर और लेस देन 34 मिलीमीटर्स। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन 34.925 मिलीमीटर। यह कॉटन की एक प्रीमियम किस्म है जिनकी खेती लगभग 10% कपास उत्पादन क्षेत्र में की जाती है। वैश्विक कॉटन उत्पादन में इसका योगदान 4% है। भारत में ELS उत्पादक प्रमुख राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि। वस्त्र क्षेत्र के लिए 5F विजन। फार्म। शुरुआती चरण में कृषि के साथ साथ कच्चे माल का उत्पादन। फाइबर। कच्चे माल का फाइबर में रूपांतरण। फैक्ट्री। फैक्ट्री में विनिर्माण और उत्पादन। फैशन। फैशनवेयर आउटफिट का डिजाइन और निर्माण। फॉरेन। वस्त्रों का निर्यात और विश्व स्तर पर आपूर्ति। भारत में कपास का उत्पादन, उत्पादकता और खपत। उत्पादन। भारत कपास उत्पादक क्षेत्र के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। भारत में वैश्विक कपास उत्पादक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40% है। भारत में कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। मध्य क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दक्षिणी क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भारत कपास के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में 2022-23 में 343.47 लाख गांठ 5.84 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, जो वैश्विक उत्पादन का 23.83% है। उत्पादकता। भारत कपास उत्पादकता के मामले में विश्व में 39वें स्थान पर है। भारत की उत्पादकता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील जैसे देशों से कम है। खपत। भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2023 में वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 22.24% थी। वर्ष 2023 में भारत की कुल कपास खपत का 10% से कम हिस्सा कपड़ा उद्योग द्वारा आयात किया गया। भारत में कपास उत्पादन का महत्व। आर्थिक महत्व। कपास वाणिज्यिक फसल है। इसे सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान। कपास के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। निर्यात की क्षमता। भारत ने 2022-23 में लगभग 30 लाख गांठ कपास का निर्यात किया था, वैश्विक निर्यात का 6%। आजीविका का स्रोत। भारत में लगभग 60 लाख कपास उत्पादक किसान तथा कपास प्रोसेसिंग एवं व्यापार से जुड़े 40-50 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। कपास वस्त्र उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोजक रोजगार देने वाला है। यह क्षेत्र श्रम प्रधान स्थान पर है। कपास। वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम spp।
कपास मुलायम और रेशेदार फाइबर होता है। यह बीजों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक खोल बोल के भीतर विकसित होता है। यह एक झाड़ीदार अर्धझाड़ीदार पौधा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, मिस्र और भारत सहित दुनिया के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख नकदी फसल है। कपास की 4 प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं: गॉसिपियम आर्बोरियम और हर्बेसियम, एशियाई कपास गॉसिपियम बारबाडेंस मिस्री, इजिप्शियन कपास गॉसिपियम हिर्सुटम, अमेरिकी अपलैंड कपास। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां कपास की उपर्युक्त चारों प्रजातियां उगाई जाती हैं। गॉसिपियम हिर्सुटम, जी हिर्सुटम, भारत में 90% हाइब्रिड कॉटन उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है। वर्तमान में सभी बीटी कपास हाइब्रिड इसी प्रजाति से संबंधित हैं। बीटी कपास, बीटी कॉटन के बारे में। आनुवांशिक रूप से संशोधित और जीएम कपास को बीटी कपास या बीटी कॉटन कहा जाता है। जीएम कपास बैसिलस थुरिंजेंसिस, बैसिलस थ्योरिंगिएंसिस बीटी नामक बैक्टीरिया के जीन को शामिल करके विकसित किया गया है। यह कपास को पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों का प्रतिरोधी बनाता है। यह भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी प्राप्त एकमात्र जीएम फसल है। 2002 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) ने भारत में बीटी कॉटन की वाणिज्यिक खेती की मंजूरी दी थी। बॉलगार्ड -1, BOLLGARD1 और बॉलगार्ड -2 बीटी कपास की किस्में हैं। हाल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIRNBRI ने दुनिया की पहली पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी जीएम कपास फसल विकसित की है। CSIRNBRI ने एक नया कीटनाशक जीन विकसित किया है जो बॉलगार्ड -2 कपास किस्म की तुलना में पिंक बॉलवर्म का अधिक प्रतिरोधी है। यह किस्म कपास लोकलैंड और फॉल आर्मीवर्म जैसे अन्य कीटों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। कपास की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मृदा तापमान। अंकुरण के चरण में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके हिस्सों के विकास के दौरान आदर्श तापमान 21-27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है, हालांकि 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। फसल की वृद्धि के लिए कम से कम 210 पाले रहित दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। फल लगने के दौरान गर्म दिन और ठंडी रातों के बीच तापमान में अधिक अंतर होने से फाइबर और बोल का अच्छा विकास होता है। मृदा। कपास अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है, जैसे कि उत्तर भारत में अच्छी जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मिट्टी, मध्य भारत में विभिन्न गहराइयों वाली काली चिकनी मिट्टी तथा दक्षिण भारत में काली एवं मिश्रित काली लाल मिट्टी। कपास अर्ध जलभराव सहनशील पौधा है, हालांकि जलभराव वाली मिट्टी में फसल खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए सिंचित लेकिन बेहतर जल निकासी वाली और नमी बनाए रखने वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास उगाने के मौसम। उत्तर भारत में अप्रैल मई, दक्षिण भारत में मानसून पर निर्भर, दक्षिण की ओर बढ़ने पर देरी से बुआई। कपास उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अन्य उपाय। कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना। केंद्र सरकार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI के जरिए किसानों से MSP पर कपास की खरीद करती है। किसानों द्वारा बेची जाने वाली कपास की अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ की 2 मूलभूत किस्मों, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल लंबाई वाली कपास के लिए MSP घोषित की जाती है। भारतीय कपास की ब्रांडिंग। कस्तूरी इंडियन कॉटन ब्रांड लॉन्च किया गया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले। स्वाविनियमन। उद्योगों को भारतीय कस्तूरी कॉटन ब्रांड की ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मोबाइल ऐप कॉटैली। किसानों को MSP, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और नज़दीकी CCI खरीद केंद्रों की जानकारी देने के लिए कॉटैली नाम से किसान अनुकूल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तकनीकी पहलें। इनमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम HDPS, गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन, आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों में कॉटन प्रोसेसिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज आदि शामिल हैं। निष्कर्ष। कॉटन प्रोसेसिंग में सुधार को सिर्फ धागा और बुनाई तक सीमित न रखकर इसमें तैयार उत्पादों के निर्माण को शामिल करने की आवश्यकता है। कपास आधारित वस्त्र उद्योग में MSMEs की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत के कपास वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कपास मिशन गुणवत्ता युक्त कपास उत्पादन को बढ़ाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और ब्रांड इंडिया को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 3.6 अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड UCF सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय बजट 2025-26 में अर्बन चैलेंज फंड UCF शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। अर्बन चैलेंज फंड UCF क्या है?
1 लाख करोड़ रुपए का यह फंड राज्यों को मेगा शहरों में संरचनात्मक शहरीकरण तथा शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निम्नलिखित से जुड़े प्रस्तावों हेतु इस फंड का उपयोग किया जाएगा: ग्रोथ हब के रूप में शहरों का क्रिएटिव पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता वाटर एंड सैनिटेशन। वित्त पोषण का तरीका: यह उपयोगी परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्तपोषण करेगा, बशर्ते कि कम से कम 50% राशि बॉन्ड्स, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के जरिए जुटाई गई हो। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। अर्बन चैलेंज फंड की आवश्यकता क्यों है? बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना। भारत की कुल आबादी में शहरी आबादी 2001 में 27.7% थी, जो बढ़कर 2011 में 31.1%, 377.1 मिलियन हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रतिवर्ष 2.76% की दर से बढ़ी है। सतत विकास सुनिश्चित करना। भारतीय शहरों को बढ़ते जल संकट, भूकंप, प्रदूषण और शहरी ऊष्माद्वीप अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली भूकंपीय जोन IV में स्थित है। साथ ही ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना। ये परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के एकीकृत विकास पर केंद्रित रहेगा। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग। यह फंड सुनिश्चित करेगा कि धनराशि का उपयोग उपयोगी और आवश्यकताओं पर आधारित परियोजनाओं में प्रभावी तरीके से किया जाए। शहरी नियोजन संबंधी समस्याओं का समाधान। उच्च शहरी घनत्व वाले क्षेत्रों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जमीनों के स्वामित्व का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा गया है और इनका स्वामित्व कई लोगों के पास है। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी नियोजन अर्बन प्लानिंग राज्य सूची का विषय है। मानव संसाधन की कमी को दूर करना। राज्य मशीनरी में योग्य शहरी योजनाकारों की कमी एक बड़ी समस्या है, जिससे प्रभावी शहरी नियोजन एवं डिजाइन तैयार नहीं हो पाता है। भारत में शहरीकरण यह पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण का एक संकेत है। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए कोई भी राष्ट्र कृषि प्रधान से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी इकाइयों अर्बन यूनिट्स में निम्नलिखित शामिल हैं। वे सभी प्रशासनिक इकाइयां जो नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, टाउन पंचायत, नगर पालिका आदि के रूप में वैधानिक रूप से परिभाषित की गई हैं। जिन वैधानिक नगरों टाउन की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उन्हें शहर सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। वे नगरीय क्षेत्र जो निम्नलिखित 3 मानदंडों को पूरा करते हैं: न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि क्षेत्रों में कार्यरत हों, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1,000 प्रति वर्ग मील या इससे अधिक हो। भारत में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। गरीबी की वजह से शहरीकरण। भारत में आर्थिक संकट के कारण भी शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक संकट के कारण ग्रामीण से शहरी और शहरी से शहरी प्रवास होता है। यह पश्चिमी देशों की विपरीत स्थिति है, जहां औद्योगिकीकरण पहले हुआ, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए। धीमी प्रगति। भारत में शहरीकरण की गति धीमी रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया धीमी है। शहर का दर्जा मिलने से शहरी बस्तियों की योजना बनाने और प्रबंधन में संस्थागत चुनौतियां आती हैं। शहरीकरण का स्तर समान नहीं। भारत में शहरीकरण के स्तर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर देखने को मिलता है। गोवा, केरल, महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में शहरीकरण की दर उच्च है। पुरानी परिभाषा। शहरी क्षेत्र की परिभाषा 1961 में निर्धारित मानकों पर आधारित है। वर्तमान में भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना बदल गई है और शहर आर्थिक विकास के केंद्र, लोसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बन चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में उपेक्षित बस्तियां। भारत की शहरी अवसंरचना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे प्रवासियों की बढ़ती संख्या, मलिन बस्तियों का विस्तार, जन सेवाओं पर बढ़ता दबाव, सामाजिक अलगाव आदि। भारत में शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? शहरी गवर्नेंस व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना और मजबूत बनाना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी प्राधिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। शहरी मास्टर प्लान। वैधानिक दर्जा प्राप्त मास्टर प्लान सामाजिक आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समावेशन, नागरिक भागीदारी, पर्यावरणीय स्थिरता आदि के लिए आवश्यक है।
नीति आयोग की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 52% वैधानिक नगरों के पास मास्टर प्लान नहीं है। शहरी नियोजन विशेषज्ञों की नियुक्ति। भारतीय सूचना सेवा आईएएस जैसी सिविल सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय शहरी नियोजन सेवा की स्थापना की जानी चाहिए ताकि योग्य योजना विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकें। नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स को वैधानिक संस्था के रूप में गठित करने की सिफारिश की है। समर्पित क्षमता निर्माण कार्यक्रम। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मोहुआ द्वारा नगर नियोजकों और शहरी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का वित्त पोषण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और मजबूत किया जाना चाहिए तथा मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों को अधिक सशक्त बनना चाहिए। मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना। राज्यों को शहरी नियोजन से जुड़े कानूनों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। इसमें नगर और राष्ट्रीय नियोजन या शहरी और क्षेत्रीय विकास अधिनियम शामिल हैं। नागरिकों की भागीदारी। नागरिकों की अधिक भागीदारी के बिना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई योजना को जमीनी स्तर पर लोग स्वीकार नहीं करते। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करके तथा तकनीकी परामर्श सेवाओं की प्राप्ति के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाओं को अपनाकर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए उठाए गए कदम। भारत में शुरू की गई पहलें। स्वच्छ भारत मिशन। इस मिशन में ठोस स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें घर घर जाकर कचरा जमा करना, अलग अलग तरह के कचरे को अलग अलग जमा करना, अपशिष्ट वर्गीकरण आदि शामिल हैं। स्मार्ट सिटी मिशन। इसके तहत ऐसे शहरों को बढ़ावा दिया जाता है जो स्मार्ट समाधानों के माध्यम से मजबूत अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और अभावों को कम करना है, जिससे उन्हें लाभदायक स्वरोजगार और कौशल आधारित पारिश्रमिक वाले रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सके। PM स्वनिधि योजना। यह केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की माइक्रो क्रेडिट योजना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर कार्यशील ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों को शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत। इसके तहत चुनिंदा शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज जैसी अवसंरचनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 भाग VI शहरी योजना सुधार। ऐसी योजनाओं के तहत राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वैश्विक पहलें। सतत विकास लक्ष्य -11। इसका उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, मजबूत, रेजिलिएंट और संधारणीय बनाना है। UN हैबिटेट। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी प्रकार के शहरीकरण और मानव बस्तियों से जुड़े मामलों के लिए केंद्रीय संगठन है। शुरू की गई कुछ अन्य पहलें हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ग्लोबल ABC, अर्बन शिफ्ट इनिशिएटिव या बाहरी वातावरण में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा शुरू किया गया कूल कोएलिशन। संधारणीय शहरों में निवेश के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। वीकली फोकस #103 भविष्य के शहरों में निवेश, समावेशी, लचीले और संधारणीय शहरी परिवेश का निर्माण। 3.7 शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBS। सुर्खियों में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से लेनदेन पर 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बैंक द्वारा ऋण देने तथा बैंक में धनराशि जमा करने और निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अन्य संबंधित तथ्य। RBI ने उपयुक्त कदम न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति और तरलता लिक्विडिटी को लेकर उत्पन्न चिंता को ध्यान में रखकर उठाए हैं। इसके अलावा RBI ने कमजोर गवर्नेंस मानकों का हवाला देते हुए बैंक के निदेशक मंडल को भी 12 माह की अवधि के लिए भंग कर दिया है। सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना। सहकारी ऋण संस्थाएं 2 प्रमुख प्रकार की होती हैं। 1. शहरी सहकारी बैंक। 2. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अल्पकालिक संरचना। राज्य सहकारी बैंक SCB, केंद्रीय सहकारी बैंक CCB, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS। दीर्घकालिक संरचना। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक SCARDB, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक PCARDB। शहरी सहकारी बैंक UCBS के बारे में। शहरी सहकारी बैंक
भारत में सहकारी बैंकों का एक उपसमूह है जो मुख्य रूप से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इतिहास। भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली की वैधानिक नींव लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 द्वारा रखी गई थी। 1912 में इस कानून में संशोधन करके सहकारी समितियों को और अधिक कानूनी अधिकार दिए गए। देश में पहली शहरी सहकारी ऋण समिति की स्थापना 1889 में बड़ौदा में की गई थी। इसका नाम अन्योन्य सहकारी मंडली था। वर्तमान में ये बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम यदि एक ही राज्य में कार्य कर रहे हैं या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 यदि एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हैं के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। नियंत्रण और विनियमन। शहरी सहकारी बैंक दोहरी नियामक प्रणाली के तहत काम करते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, 1966 से आरबीआई इन बैंकों की लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता, ऋण नीतियों और वित्तीय स्थिरता से जुड़े विनियमन का कार्य कर रहा है। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 ने आरबीआई को शहरी सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया है। अब आरबीआई उनके प्रबंधन और गवर्नेंस में भी हस्तक्षेप कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आरसीएस संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से इन बैंकों के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करती है। शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीएस और वाणिज्यिक बैंकों के बीच मुख्य अंतर। स्वामित्व। यूसीबीएस में सदस्य ही मालिक और नियंत्रक होते हैं क्योंकि ये सहकारी संरचना पर आधारित होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का स्वामित्व शेयरधारकों के पास होता है, जो सार्वजनिक या निजी संस्थाएं हो सकती हैं। विनियमन। यूसीबीएस पर आरबीआई और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दोनों का नियंत्रण होता है। वाणिज्यिक बैंक पूरी तरह आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं। लाभ का उद्देश्य। यूसीबीएस का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि सदस्यों की सेवा करना होता है। वाणिज्यिक बैंक लाभ कमाने और शेयरधारकों के हित पर अधिक ध्यान देते हैं। ऋण देने का मुख्य फोकस। यूसीबीएस छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और कमजोर वर्गों को ऋण देते हैं। वाणिज्यिक बैंक बड़े कॉरपोरेट, खुदरा बैंकिंग और सरकारी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। मतदान अधिकार। यूसीबीएस में एक सदस्य एक वोट प्रणाली होती है। वाणिज्यिक बैंकों में शेयर के आधार पर मतदान अधिकार मिलता है। शहरी सहकारी बैंकों का महत्व। वित्तीय समावेशन। यूसीबीएस मुख्य रूप से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में लघु व्यापारियों, सूक्ष्म व्यवसायों और निम्न आय समूहों को सेवाएं प्रदान करते हैं। स्थानीय जरूरतों पर ध्यान। ये बैंक समुदाय के स्तर पर छोटे क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं और उसी के अनुसार सेवाएं देते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल। सरकार ने यूसीबीएस के लिए प्रावधान किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल ऋण का 65% प्राथमिकता क्षेत्र को दिया जाए, जिसे मार्च 2026 तक बढ़ाकर 75% किया जाएगा। विकास में योगदान। ये बैंक विशेष रूप से गैर कृषि गतिविधियों में छोटे ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। 1996 तक यूसीबीएस केवल गैर कृषि कार्यों के लिए ही ऋण दे सकते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष मुख्य चुनौतियां। कमजोर गवर्नेंस और धोखाधड़ी का खतरा। कई शहरी सहकारी बैंकों में राजनीतिक दबाव, भाई भतीजावाद और वित्तीय कुप्रबंधन देखा जाता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है और इनका संचालन प्रभावित होता है। उपर्युक्त कारणों से 2023-24 में 24 शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था। वाणिज्यिक बैंकों और फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। 2017 में कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों में शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी 3.8% थी, जो मार्च 2024 में घटकर 2.5% रह गई। उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ऑन एनपीएस का उच्च स्तर यूसीबीएस की लाभप्रदता कम करता है और इनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है। मार्च 2024 के अंत तक शहरी सहकारी बैंकों का सकल एनपीएस 8.8% था। पूंजी पर्याप्तता की कमी। इन बैंकों की पूंजी बाजारों तक पहुंच कम होती है। इस वजह से ये पूंजी आवश्यकताओं से जुड़े विनियामक मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार भी नहीं कर पाते। नियमों का पालन करना मुश्किल। शहरी सहकारी बैंकों पर आरबीआई और राज्य सहकारी संस्थाओं का दोहरा नियंत्रण होता है। इस वजह से नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है और गैर नियामक से भ्रमित हो जाते हैं। तकनीकी अपनाने में पीछे रहना।
कई शहरी सहकारी बैंक डिजिटल बैंकिंग तकनीकों को अपनाने में पीछे हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पातीं। शहरी सहकारी बैंकों में सुधार के लिए उठाए गए हालिया कदम। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020। इस संशोधन ने आरबीआई को शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को भंग करने, उनके प्रबंधन में बदलाव करने और उनके लिए समाधान योजना तैयार करने का अधिकार दिया। संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क फरवरी 2024 में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया। फ्रेमवर्क द्वारा यूसीबीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए सीमाएं निर्धारित की गईं। पीसीए फ्रेमवर्क एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत यदि किसी बैंक में वित्तीय संकट के संकेत दिखते हैं तो आरबीआई शीघ्र हस्तक्षेप करके सुधार से संबंधित जरूरी कदम उठा सकता है। अम्ब्रेला संगठन यूओ के माध्यम से तरलता समर्थन। सरकार ने तरलता लिक्विडिटी की कमी की स्थिति में शहरी सहकारी बैंकों की सहायता के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम की स्थापना की है। अलग अलग स्तरों वाला विनियामक फ्रेमवर्क। आरबीआई ने विनियामक दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए जमा राशि के आधार पर यूसीबी को 4 स्तरीय विनियामक ढांचा प्रस्तुत किया। यूसीबीएस का वर्गीकरण। टियर 4:10 000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंक। टियर 3 रेशियो 1000 करोड़ रुपए से अधिक तथा 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंक। टियर 2 रेशियो 100 करोड़ रुपए से अधिक तथा 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंक। टियर 1 यूनिट और वेतन यूसीबीएस, वेतनभोगी वर्ग के यूसीबीएस जिन पर राशि की कोई सीमा नहीं तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी यूसीबीएस। अन्य कदम। अब शहरी सहकारी बैंक आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूद शाखाओं की कुल संख्या के 10% तक नई शाखाएं, अधिकतम 5 शाखाएं खोल सकते हैं। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। सहकारी बैंकों को अब वाणिज्यिक बैंकों की तरह खराब ऋणों के वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस की सुविधा दी गई है। आगे की राह। गवर्नेंस और निगरानी तंत्र को मजबूत करना। शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में अधिक से अधिक पेशेवर लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बोर्ड में कम से कम 50% निदेशकों के पास बैंकिंग, वित्त या विधि से संबंधित मामलों की विशेषज्ञता होनी चाहिए। समेकन और विलय। वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों का मजबूत शहरी सहकारी बैंकों में विलय कर देना चाहिए। इससे वित्तीय रूप से मजबूत संस्थाओं का निर्माण करने में मदद मिलेगी। स्वतंत्र ऑडिट। शहरी सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए इनका समय समय पर स्वतंत्र संस्थाओं के जरिए ऑडिट कराया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकों को अपनाना। सहकारी बैंकों को कुशल संचालन और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने हेतु आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट। नीतियों और फंड आवंटन की समीक्षा के लिए हितधारकों के नेतृत्व में ऑडिट कराया जाना चाहिए। 3.8 पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम, रिस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम एसआईपी को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। अन्य संबंधित तथ्य। इस कार्यक्रम की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए इसका कुल परिव्यय आवंटित राशि 8,800 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम का पुनर्गठन 3 प्रमुख घटकों को मिलाकर किया गया है। ये 3 घटक हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 पीएमकेवीवाई 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना पीएमएनएपीएस, जन शिक्षण संस्थान जेएसएस योजना। स्किल इंडिया मिशन के बारे में। इसे 2015 में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई के तहत शुरू किया गया था। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। उद्देश्य: कौशल विकास को मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करना तथा इसे बड़े स्तर पर लागू करना। साथ ही इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना भी है। कौशल विकास निम्नलिखित जरिए प्रदान किया जाता है। अल्पकालिक प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई और जन शिक्षण संस्थान जेएसएस योजना के माध्यम से अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। दीर्घकालिक प्रशिक्षण। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआईज के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सीटीएस के तहत लंबी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य योजनाएं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पीएमकेके, इसकी शुरुआत उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मानकीकृत करने के लिए की गई है।
प्रधानमंत्री युवा योजना पीएम युवा, यह उद्यमिता को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके तहत पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता संकल्प। पुनर्गठित योजनाओं के बारे में। पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम, यह श्रम एवं रोजगार और उद्यमिता मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक संयुक्त योजना है। उद्देश्य व्यवस्थित कौशल विकास, ऑन जॉब ट्रेनिंग और समुदाय आधारित शिक्षा प्रदान करना ताकि बेहतर व्यावसायिक परिणाम हासिल हो सकें। कौशल का औपचारिक प्रमाणन, सभी प्रमाण पत्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF से जोड़ा गया है। इन प्रमाण पत्रों को डिजिटल और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF के साथ भी एकीकृत किया गया है। इससे इन्हें डिजिटल माध्यम से कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 PMKVY 4.0। इस योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण STT के जरिए NSQF के अनुरूप मांग आधारित स्किल प्रशिक्षण तथा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL के जरिए रिस्किलिंग और अपस्किलिंग की जा रही है। लक्षित लाभार्थी 15-59 वर्ष। फ्यूचर स्किल्स AI, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। कौशल केंद्र IITS, NITs, जवाहर नवोदय विद्यालय JNVS, CPET जैसे प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स MMPAS। इसका उद्देश्य है सेंटरों के जरिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से भारतीय युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाना। भारत ने 10 देशों के साथ MMPAS पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इजरायल आदि शामिल हैं। विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सभी मंत्रालयों एजेंसियों के बीच समन्वय, कौशल विकास से जुड़ी पहलों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों के बीच सहयोग और होल ऑफ गवर्नमेंट का तरीका अपनाया गया है। उदाहरण के लिए PM विश्वकर्मा योजना, PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नल जल मिशन जैसी योजनाओं के साथ समन्वय किया जा रहा है। PMKVY 4.0 की मुख्य विशेषताएं। उद्योग उन्मुख, उद्योग की मांग और आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, अनुभव आधारित सीखने के लिए OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है। लर्निंग की लचीली प्रणाली, मिश्रित और फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल अपनाया गया है। माइक्रो क्रेडेंशियल, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स NOS आधारित पाठ्यक्रम और माइक्रो क्रेडेंशियल अपनाए गए हैं। समावेशी कौशल विकास, विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन पर ध्यान दिया जाता है। मानकीकरण, प्रशिक्षण केंद्रों और पाठ्यक्रमों का मानकीकरण किया गया है। RTD प्रशिक्षण, भर्ती आधारित प्रशिक्षण उद्योगों के सहयोग से कराया जाता है। कौशल की कमी को दूर करना, उद्योगों में कौशल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कौशल की पहचान की जाती है। जन शिक्षा संस्थान JSS योजना। उद्देश्य, यह समुदाय केंद्रित कौशल विकास पहल है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित, नवसाक्षर और स्कूल छोड़ चुके लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में हर क्षेत्र की जरूरत के अनुसार कौशल की पहचान की जाती है और उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। लक्षित लाभार्थी 15-45 वर्ष। समावेशी, इस योजना का मुख्य ध्यान महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्रशिक्षण देना है। JSS को समावेशी कौशल को बढ़ावा देने के लिए PM जनमन, PMJANMAN और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ALAS जैसी पहलों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना PMNAPS। उद्देश्य, देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ाना। इसके तहत प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्योग विशिष्ट कौशल प्रदान किया जाता है। इसका संचालन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार किया जाता है। लक्षित लाभार्थी 14-35 वर्ष। प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए सरकार कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। केंद्र सरकार प्रत्येक प्रशिक्षु के मासिक प्रशिक्षण भत्ते का 25%, अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से उद्योगों को देती है। फ्यूचर स्किल्स
AI, इंडस्ट्री 4.0 तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर दिए जा रहे हैं। समावेशिता MSMEs जैसे लघु उद्योगों, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं के नामांकन को बढ़ाया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी? एक ही विषय से जुड़ी योजनाओं के बीच समन्वय की कमी। PMNAPS, PMKVY, JSS जैसी योजनाएं कौशल विकास से जुड़ी थीं, लेकिन इनके बीच तालमेल की कमी थी। इससे बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहे थे और लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के बीच तालमेल का अभाव। उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण न होने से प्रशिक्षित लोगों के बेरोजगार रहने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में मार्च 2025 तक PMKVY के तहत बड़ी संख्या में नामांकन हुए, लेकिन कम लोगों को प्रमाण पत्र और रोजगार मिल पाया। अन्य समस्याएं। अलग अलग सेक्टरों और क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की मांग और उपलब्धता में संतुलन नहीं था। कौशल प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के बीच छात्रों का स्थानांतरण कम देखा गया, जिससे व्यावसायिक शिक्षा अलग थलग रही। पढ़ाई के दौरान अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में कम भागीदारी रही। कौशल विकास के समक्ष अन्य चुनौतियां। तेजी से बदलता जॉब मार्केट। नौकरी के बाजार में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए अपस्किलिंग और रिस्किलिंग जरूरी है, लेकिन ये सुविधा सभी तक नहीं पहुंच रही है। उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास का अभाव। अच्छी फैकल्टी, बेहतर पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी से कौशल विकास प्रभावित होता है। इससे विदेशों में रोजगार पाने में भी कठिनाई होती है। गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं। कई कार्यक्रमों में पारदर्शिता और निगरानी की कमी के कारण बेहतर परिणाम नहीं मिलते और नियोक्ताओं में कौशल प्रमाण पत्रों को लेकर भरोसा कम होता है। बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना का अभाव। प्रशिक्षण संस्थानों में संसाधनों और उचित रखरखाव की कमी रहती है। लैंगिक असमानता। कौशल विकास और श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। आगे की राह। डेटा आधारित उपाय। जॉब मार्केट को समझने के लिए कौशल का बेहतर तरीके से विश्लेषण करके उसमें सुधार करना चाहिए। साथ ही जॉब मार्केट की नई जरूरतों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने उद्योग जगत के नेतृत्व में 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स SSCS स्थापित किए हैं। SSCS अलग अलग सेक्टर की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करते हैं तथा कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करते हैं। अनुभव आधारित लर्निंग को बढ़ावा देना। वोकेशनल एजुकेशन को बेहतर बनाने और अप्रेंटिसशिप के अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी। कौशल विकास में उद्योगों और सिविल सोसाइटी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ये कार्य जागरूकता अभियान चलाकर अप्रेंटिसशिप के अधिक अवसर प्रदान करने से किया जा सकता है। विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना। कोरिया का टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में वाउचर के माध्यम से अधिक व्यक्तियों को वोकेशनल एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अप्रेंटिसशिप लेवी यूनाइटेड किंगडम। इसके अंतर्गत कंपनियों को प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन कंपनियों पर लगाई गई लेवी का उपयोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की फंडिंग के लिए किया जाता है। कार्य की बदलती प्रकृति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।